हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल वी लर्न लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज हम पढ़ने वाले हैं वर्ण विचार, यानी कि हिंदी व्याकरण की हमारी क्लासें आज से शुरू हो रही हैं। हिंदी व्याकरण में हम वो सभी टॉपिक कवर करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये जितने भी वीडियोस हैं, यानी कि जो भी वीडियो मैं बनाऊंगी, आज से हमारी कंटिन्यू क्लासेस चलेंगी। आपको रोज एक वीडियो हिंदी व्याकरण से देखने को मिलेगी जो आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट होंगी। आप किसी भी एग्जाम को देते हैं जहाँ पर हिंदी पूछी जाती है, यानी कि आप टेट सी टेट एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर किसी अदर स्टेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं जहाँ पर हिंदी पूछी जा रही है, आप अपने स्टेट का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं जहाँ पे हिंदी पूछी जा रही है, या फिर आप बोर्ड एग्ज़ाम है, 11th 12th है, या फिर किसी भी कक्षा में जहाँ हिंदी व्याकरण पूछी जाती है, तो आपके लिए ये क्लासें बहुत ही बेनिफिट होने वाली हैं। यानी कि आप इन क्लासों को पढ़ सकते हैं, आप अपनी तैयारी कर सकते हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी इस क्लास को, क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण में वर्णमाला को। यानी कि हम वर्णों के बारे में जानेंगे कि वर्णमाला क्या होती है और कैसे यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हम उनको भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की क्लास को। तो आज हम पढ़ने वाले हैं वर्णमाला। वर्णमाला में हम सबसे पहले जानेंगे कि वर्ण किसे कहते हैं। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े या फिर खंड न किए जा सके उन्हें हम वर्ण कहते हैं। उदाहरण के तौर पर अ, ई, क, च, ख, च आदि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। आप इस स्टेटमेंट को भी याद रखेंगे, यानी कि इस लाइन को याद रखेंगे कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा चुका है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, तो वर्ण होती है। जैसे कि क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, वर्ण है या फिर वाक्य है, शब्द है, इस तरीके से पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए वर्ण होती है भाषा की सबसे छोटी इकाई। तो वर्णों के भेद कितने होते हैं? दो होते हैं, एक स्वर होता है और एक व्यंजन होते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्रमबद्ध समूह कैसे? जैसे कि राम बाजार जाता है, तो ये क्या है? एक क्रमबद्ध समूह है। मैं अगर किसी से कह रही हूँ कि राम बाजार गया है, तो सामने वाले व्यक्ति को समझ में आ रहा है कि हाँ, कोई राम है जो बाजार गया है। परंतु अगर मैं इसे अव्यवस्थित ढंग से बोलूँ, जैसे कि जाता है बाजार राम, या फिर जाता है राम बाजार, इस तरीके से अगर मैं बोलूँ तो ये है तो एक सेंटेंस, पर ये व्यवस्थित नहीं है। तो वर्णों के क्रमबद्ध समूह को ही हम क्या कहेंगे? वर्णमाला। ये लाइन भी आप याद रखेंगे, ये स्टेटमेंट, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि वर्णों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं या फिर वर्णमाला किसे कहते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब हम देख लेते हैं वर्णमाला स्वर और व्यंजनों को। वर्णमाला के अंतर्गत 11 स्वर होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अ, आ, ई, उ, ऋषि और ए, ओ, औ। तो ये 11 स्वर होते हैं, आपको याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि स्वरों की संख्या कितनी है, 11 है, 12 है, 8 है या फिर 7 है, इस तरीके से आपको मालूम होना चाहिए कि 11 होती है। 2 अयोगवाह होते हैं, अंग और आह। अंग आह ये क्या होते हैं? अयोगवाह। इन्हें हम अयोगवाह क्यों कहते हैं? क्योंकि ये स्वतंत्र रूप से इनका उच्चारण हम नहीं कर सकते हैं। स्वर क्या होते हैं? स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। व्यंजन क्या होते हैं? कि हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है इनके उच्चारण के लिए, परंतु ये भी क्या होते हैं? ये आते तो स्वर की श्रेणी में है, परंतु हम इनको भी स्वतंत्र रूप से नहीं बोल सकते, इसीलिए इनको क्या नाम दिया गया है? अयोगवाह। अभी पूछ लिया जाए कि स्वरों की संख्या कितनी है, अगर आपको नहीं मालूम है कि अंग आहावी को अयोगवाह होते हैं, तो बहुत लोग इसे 13 लगा देंगे ना कि स्वर की संख्या कितनी है? 13, परंतु ये गलत है। स्वरों की संख्या 11 होती है। अंग आह को अयोगवाह कहा जाता है, आपको याद रखना है। अब 25 हमारे क्या होते हैं? स्पर्श व्यंजन होते हैं, ये भी याद रखना है आपको। 25 स्पर्श व्यंजन कौन कौन से होते हैं? क ख ग घ अंग, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ अण, त थ द ध न, प फ ब भ म। यानी कि हमारे ये 25 जो हैं ये स्पर्श व्यंजन है, आपको याद रखना है। अब य र ल व ये क्या है हमारे? ये 4 अंतस्थ व्यंजन है। इन्हें अंतस्थ व्यंजन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हमारे मुख के मध्य भाग से इनकी जो है ध्वनि निकलती है, य र ल व। और ये हमारे मुख के अंदर ही हम इनका जो उच्चारण करते हैं, इसीलिए इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। ये 4 प्रकार के होते हैं। य र ल व आपको याद रखना है। श स स ह ये होते हैं उष्ण व्यंजन।
इन्हें उष्ण व्यंजन क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख से एक प्रकार की गर्मी, एक प्रकार की ऊष्मा या फिर एक प्रकार का घर्षण जो है निकलता है, इसलिए इन्हें उष्ण व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के, आपको याद रखना है। छ, त्रंग, ज्ञ और श्र। इन्हें संयुक्त व्यंजन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये 2 वर्णों के मेल से बनते हैं, जिनको हम आगे देखेंगे और डिटेल में। अगर हम ड, ढ की बात करें तो ड और ढ हमारे उच्छिप्त व्यंजन हैं। कुल वर्णों की संख्या कितनी हुई? हमारी 52 हुई, यानी कि हम जब इन सबका टोटल करेंगे तो हमारी कुल वर्णों की संख्या कितनी आई? 52 आपको याद रखना है। यानी कि हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण 52 हो गए और हमारे 11 स्वर हो गए और व्यंजन कितने हो गए? 33। कुल व्यंजन कितने हो गए? 33 आपको याद रखना है। जैसे कि हमारे 25 स्पर्श व्यंजन है, +4 अंतस्थ व्यंजन, +4 उष्ण व्यंजन और +4 हमारे संयुक्त व्यंजन। तो कुल मिला के कितने व्यंजन हुए? हमारे 33 आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम जानेंगे स्वर किसे कहते हैं? जिन ध्वनियों या फिर वर्णों के उच्चारण में अन्य वर्णों की सहायता न लेनी पड़े, यानी कि स्वर जो होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं, उन्हें हम स्वर कहते हैं। जैसे कि अ, ई, उ आदि। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 है, हमने अभी ऊपर देखा। अब स्वर कौन कौन से होते हैं, अब कितने प्रकार के होते हैं? तो स्वर जो होते हैं हमारे वो इसके 3 भेद होते हैं। एक होता है ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, तीसरा प्लुस स्वर। अब ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है, यानी कि कम से कम समय लगे, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। या फिर जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। कितनी मात्रा का समय लगे? एक मात्रा का समय। उदाहरण के तौर पर अ, ई, उ और ऋषि। आपको ये वर्ण जो ये स्वर दिए हुए हैं ये याद रखने हैं कि कौन कौन से ह्रस्व स्वर होते हैं। ह्रस्व स्वर 4 होते हैं। कौन से होते हैं? अ, ई, उ और ऋषि, यानी कि छोटा अ, छोटी ई, छोटा उ और ऋषि, आपको याद रखना है। इनकी संख्याएं भी याद रखनी है कि ये कितने होते हैं ह्रस्व स्वर, कौन कौन से होते हैं। इन हिंदी में कुल 4 ह्रस्व स्वर हैं, इन्हें मूल स्वर कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर को मूल स्वर भी कहते हैं। दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर क्या होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगे, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। या फिर जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगे, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। कितनी मात्रा? 2 मात्रा। उदाहरण के तौर पर अ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। कितने हो गए? हमारे 7 हो गए। आपको याद रखना है कि दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं और इनकी संख्या कितनी है? 7। मान लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए, यहाँ पर आपको 3 ह्रस्व स्वर दे दे और चौथा आपको दे दे दीर्घ स्वर से, यानी कि कोई भी दे दे। मान लीजिए आपको ए दे दिया और बोला आपको पहचानने के लिए कि इसमें बताइए ह्रस्व स्वर कौन कौन से हैं, कौन से 3 ह्रस्व स्वर हैं या फिर कौन सा एक दीर्घ स्वर है, तो आप कैसे पहचानेंगे? आपको पता होना चाहिए कि ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं, दीर्घ स्वर कौन से होते हैं और कितने होते हैं। ये 4 होते हैं और ये 7 होते हैं। ठीक है। अब हिंदी में कुल 7 स्वर जिनका उच्चारण दीर्घ रूप में होता है। अब प्लुस स्वर देखेंगे, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना अधिक समय लगता है, उन्हें प्लुस स्वर कहते हैं। या फिर जिन स्वरों के उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगे, उन्हें प्लुस स्वर कहते हैं। उदाहरण के तौर पर ओम, हे राम, इन्हें त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। यानी कि आप जब किसी को पुकारते हैं, मान लीजिए आपका कोई दोस्त है और किसी दूसरे कमरे में खड़ा है या फिर कहीं दूर खड़ा है, तो आप जब उसको पुकारते हैं तो कैसे पुकारेंगे? मान लीजिए आपके दोस्त का नाम राम ही है, तो आप कैसे बोलेंगे? राम इधर आओ। तो क्या हो रहा है? आप किसी चीज को बहुत जोर से, यानी कि 3 गुना ध्वनि से उसे बुला रहे हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। आपको ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जामिनर किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। आज इतना एडवांस एग्जाम पैटर्न हो गया है, एग्जामिनर किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आपको हर तरीके से तैयार रहना है कि हमें क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं। तो हमने क्या देखा? हमने देखा स्वरों को। ह्रस्व स्वर 4 होते हैं, अ, ई, उ और ऋषि। दीर्घ स्वर हमारे 7 होते हैं, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ऐ, ओ, औ। और प्लुस स्वर का साइन ऐसे होता है।
कुल हमारी संख्या कितनी हुई? स्वरों की 11। अब हम देखेंगे अयोग वाह किसे कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में अंग और आहा, हमने जैसा कि ऊपर देखा भी, हिंदी वर्णमाला में अंग आहा को अयोग वाह की संज्ञा दी जाती है। इन्हें स्वरों के साथ तो रखा गया है, किंतु स्वतंत्र गति न होने के कारण इन्हें स्वर नहीं माना जाता। स्वरों के साथ प्रयुक्त होने के कारण ये व्यंजनों की श्रेणी में भी नहीं आते। स्वरों तथा व्यंजनों में किसी के साथ योग न होने के बावजूद ये ध्वनि वहन करते हैं, इसीलिए इन्हें हम क्या कहते हैं? अयोगवाह। स्वरों की मात्राओं के बारे में तो आप जानते ही हैं। मात्राएं ये हमारी होती हैं, स्वर और मात्राएं। जैसे कि हम अ अगर बोलें तो इसकी मात्रा किस तरीके से बदलती है, जब हम किसी वर्ड को लिखते हैं तो ऐसे, जैसे कि माता, तो इसके बारे में तो आपको जानकारी है ही। आगे हम देखेंगे अनुस्वार और अनुनासिक किसे कहते हैं और इनके बीच अंतर कैसे होता है। अनुस्वार, जब वर्णों का उच्चारण केवल नासिका से हो तब वह अनुस्वार कहलाता है। अब मान लीजिए क्वेश्चन पूछ लिया जाए, केवल नासिका से उच्चारित होने वाले जो वर्ण होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम अनुस्वार कहते हैं, केवल नासिका से। ठीक है। और अगर बोल दिया जाए कि नासिका और मुख से उच्चारित होते हैं तो वो अनुनासिक। या फिर इस तरीके की डेफिनेशन दे दी जाए और आपको बोले कि सत्य असत्य बताइए कि नासिका तथा मुख से बोले जाने वाले जो वर्ण होते हैं उन्हें हम अनुस्वार कहते हैं, तो ये अनुस्वार कैसे होगा? ये सत्य है या असत्य? इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आपको हर तरीके से तैयार रहना है, मेरा मतलब है यही कहने का। अब जैसे कि हिंदी में अंग तथा प्रत्येक वर्ग का, यानी कि क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग तथा प वर्ग का पंचम वर्ण अंग, इया, अड़, न तथा म और अ, ये टोटल हमारे जो कितने हो गए? 5 तो ये हो गए, और अंग जो है छठा, 6 हमारे अनुस्वार होते हैं। प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण, जैसे कि हम पीछे थोड़ा जाएं, प्रत्येक वर्ग कौन कौन से वर्ग हैं हमारे? 5 वर्ग हैं जिनके पंचम वर्ण और साथ में अंग, ये हमारे क्या हो गए? अनुस्वार। ये हमारे क्या कहे गए? अनुस्वार। उसी प्रकार उदाहरण देखेंगे, जैसे कि चंचल, अंक, रंक, पंख, गंगा आदि। अब इस तरीके से आप वर्ड को देख पा रहे हैं कि यहाँ पर अंग की बिंदी है। अंग से अंगूर, ये हमारा क्या है? अनुस्वार। वहीं पर अगर हम अनुनासिक को देखिए, जब वर्णों का उच्चारण नासिका एवं मुख दोनों से समान रूप से हो तो अनुनासिक कहलाता है। यानी कि हम मुख से और नाक से दोनों से ध्वनि निकले या फिर दोनों से वायु निकले वर्णों के उच्चारण में, तो वो क्या कहलाते हैं? वो हमारे अनुनासिक कहलाते हैं। अब जैसे कि पांच, कांच, आंख आदि। आगे बढ़ेंगे। अब हम देखेंगे व्यंजन किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। यानी कि किसी भी वर्ण का जब हम उच्चारण करते हैं, क, अब क के लास्ट में क्या आ रहा है? अ, क, ख, अ, ग, अ। तो इस तरीके से क्या हो रहा है? हमें जो है स्वरों की सहायता पड़ रही है इन वर्णों के उच्चारण में। यानी स्पर्श व्यंजनों का जब हम उच्चारण करते हैं या फिर जो भी हमारे 33 व्यंजन दिए हुए हैं इनका उच्चारण करते हैं, तो उसमें क्या होता है? हमें स्वरों की सहायता की आवश्यकता होती है उनके उच्चारण के लिए। इसीलिए हम इन्हें क्या कहते हैं? जो है व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की कुल संख्या 33 है। व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं, एक स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतस्थ व्यंजन और उष्ण व्यंजन। अब स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं? जैसा कि मैंने आपको पहले बताया भी, जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु मुख से अलग अलग भागों को स्पर्श करती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। यानी कि जब इन व्यंजनों का उच्चारण करते हैं, जैसे कि हमने क कहा तो ये हमारे कंठ से इसका उच्चारण हो रहा है। हमने त कहा, जब हम त, थ, द, ध, न बोले तो हमें हमारी जो जीवा है हमारे दंत को यानी कि दांतों को स्पर्श कर रही है, यानी हमारे मुख में हमारी जीवा कहीं ना कहीं टच करती है, तो हमें इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन। अब इनकी संख्या 25 होती है।
क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ये कुल मिला के हमारे कितने हो गए 25। इनकी संख्या होती है, आप याद रखेंगे। अंतस्थ व्यंजन की अगर हम बात करें तो अंतस्थ शब्द का अर्थ मध्य या बीच होता है। हिंदी वर्णमाला में कुछ व्यंजन स्वर तथा व्यंजन के मध्य आते हैं, अतः इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 है, य, र, ल, व। आप याद रखेंगे। इन सारी चीजों को मैंने आपको ऊपर बता भी दिया है। उष्ण व्यंजन, ऊष्म का अर्थ होता है गर्म। ये व्यंजन जिनके उच्चारण के समय वायु मुख से रगड़ खाकर गर्म हो जाती है, अर्थात मुख से गर्म वायु निकलती है, उसे उष्ण व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या हिंदी वर्णमाला में 4 है, श, स, स, ह। याद रखेंगे। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? संयुक्त व्यंजन हिंदी वर्णमाला में इनकी संख्या कितनी है? तो 2 व्यंजनों के मेल से बने वर्णों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में इनकी संख्या 4 है। अब 4 कौन कौन सी है? छत, त्रंग, ज्ञ और श्र। अब ये कैसे 2 वर्णों के मेल से बने हैं? अब यदि हम छत्र की बात करें तो क प्लस स से बना है। त्र की बात करें तो त प्लस र से बना है। ज्ञ की बात करें तो ज प्लस इया से बना है। और श्र की बात करें तो श प्लस र से बना है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ से तो बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब मान लीजिए इसको हटा दें अगर हम, और अब आपसे पूछ ले कि बताइए इन वर्णों के मेल से त्र बनने वाला कौन सा जो है वर्ण है? तो त प्लस र से बना है। इसका सही आंसर क्या होगा? त्र किससे बना है? किन 2 वर्णों के मेल से बना है? त प्लस र से। अगर हम श की बात करें तो ये किन 2 वर्णों के मेल से बना है? क प्लस श से। इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिए जाए तो आपको पता होना चाहिए कि संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं, कौन से होते हैं और किन 2 वर्णों के मेल से बनते हैं। अब प्राण या फिर श्वास की मात्रा के आधार पर व्यंजनों के कितने भेद होते हैं? प्राण श्वास की मात्रा के आधार पर व्यंजनों के 2 भेद होते हैं। एक होता है अल्प प्राण, एक होता है महाप्राण। अल्प प्राण व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास वायु कम मात्रा में बाहर निकले, उन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। श्वास वायु कम मात्रा में निकले यानी कि ऐसे वर्ण जिनको जब हम बोलते हैं तो हमारे मुख से जो है कम वायु बाहर निकलती है, यानी कि हम बहुत ही जो है उनका उच्चारण जो होता है वो कम मात्रा में होता है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? अल्प प्राण व्यंजन। कौन कौन से होते हैं ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ से तो क्वेश्चंस बनते ही हैं। अल्प प्राण व्यंजन कौन कौन से होते हैं? हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, पहला, तीसरा और पांचवा। अंतस्थ व्यंजन अल्प प्राण व्यंजन है। और अंतस्थ व्यंजन ये भी क्या होते हैं? अल्प प्राण व्यंजन। आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अल्प प्राण व्यंजन कौन कौन से होते हैं? अगर मान लीजिए आपको 4 दे दे, 6 दे दे, या फिर और ब्रैकेट मतलब क्वेश्चन के आधार पर आपसे पूछ ले कि बताइए इनमें से कौन कौन से हैं, पहला है, तीसरा है, चौथा है, इस तरीके से पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए कि अंतस्थ व्यंजन या फिर अल्प प्राण व्यंजन जो है हमारे ये कौन कौन से होते हैं। तो ये हमारे होते हैं हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण हर वर्ग का। और साथ ही साथ हमारे जो 4 अंतस्थ व्यंजन हैं वो भी हमारे क्या होते हैं? अल्प प्राण व्यंजन होते हैं। आपको याद रखना है य, र, ल, व कौन से होते हैं? अल्प प्राण व्यंजन कहलाते हैं, याद रखना है आपको। और हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, यानी कि अगर पूछ ले अल्प प्राण व्यंजन कौन से हैं तो 1, 3 एंड 5 हर वर्ग का 135, ऐसे आप याद कर लीजिए, आपको याद हो जाएगा। अब महाप्राण व्यंजन कौन से होते हैं ये भी जानना जरूरी है। महाप्राण व्यंजन यानी कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास वायु अल्प प्राण की तुलना में कुछ अधिक निकलती है, उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। जैसे कि जब हम इन वर्णों का उच्चारण करते हैं तो क्या होता है? हमारे मुख से वायु अधिक निकलती है, प्राण वायु जो है वो अधिक ज़्यादा निकलती है। अब जैसे बोल के देखिए, आप क बोलिए, क तो हम स्लोली उच्चारण कर रहे हैं, परंतु जब ख बोलेंगे ख
तो क्या हो रहा है, हमारे मुख से वायु अधिक निकल रही है। तो इस तरीके से आप इनकी पहचान कर सकते हैं। तो कैसे इनकी पहचान करेंगे, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, यानी कि दूसरा और चौथा, इधर क्या है 24, महाप्राण 24, अल्प प्राण 135, ऐसे आप याद कर सकते हैं। तथा उष्ण व्यंजन, महाप्राण व्यंजन ही कहलाते हैं उष्ण व्यंजन। जो उष्ण व्यंजन होते हैं उन्हें भी हम क्या कहते हैं, महाप्राण। यार अलावा हमारे क्या अंतस्थ व्यंजन, ये होते हैं अल्प प्राण, और उष्ण व्यंजन ये हमारे होते हैं महाप्राण। साथ ही साथ अल्प प्राण जो व्यंजन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, 135, यानी कि हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, और महाप्राण हर वर्ग का दूसरा और चौथा। इस तरीके से आप याद रखेंगे। आज की हमारी क्लास इतनी ही रही, यानी कि हिंदी व्याकरण की आज की हमारी इतनी क्लास जो है रहेगी। आगे हम इसका जो पार्ट रह गया है, यानी कि अभी हम इसमें जो है हर वर्ग के जो उच्चारण स्थान को जानेंगे, ये हम अपनी अगली क्लास की वीडियो में करेंगे। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप हमारी क्लास को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन भी प्रेस करिए, जिससे कि मैं कोई भी नया वीडियो डालूं, यानी कि हिंदी वर्णमाला का ही अभी सेकेंड पार्ट मैं डालूंगी, तो उसका नोटिफिकेशन आपको जो है मिल जाए, ताकि आप उस क्लास को देख सकें। और आपके साथ अगर कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, या फिर कोई हिंदी पढ़ रहा है, कोई स्कूल का बच्चा है, या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का बच्चा है, आपका कोई दोस्त है या फिर कोई फ्रेंड है, तो आप उसको भी ये क्लास शेयर कर सकती हैं, ताकि वो भी इन क्लासों से जो है अपने एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर सके। तो आज की हमारी इतनी ही क्लास रही, हम फिर आपसे मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।